भारत एक मेजोरिटेरियन देश है जो मेजोरिटी की मर्जी से ही चलेगा, यानी हिंदुओं की मर्जी से चलेगा। और यहां 3 तलाक और हलाला जैसे कानून नहीं चलने वाले। यह मैं नहीं कह रहा, यह स्टेटमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव का। और इतना ही नहीं, इन्होंने धर्म सूचक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिन्हें किसी नॉर्मल इंसान के जुबान से सुनना भी आपको अपमानित लगेगा, लेकिन यह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी हाई कोर्ट के जस्टिस द्वारा किए जाने से पूरे देश में हलचल मची हुई है। और सवाल खड़ा होता है कि क्या जो हमारे सेक्युलर ट्रेडिशंस हैं वो हमारी जुडिशरी भी सेफगार्ड कर पा रही है। और अगर जज ही ऐसी बात करना शुरू कर देंगे तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्षता की तरफ बढ़ रहा है, या आपको जो कम्युनल टेंशंस हैं वो कम होती हुई दिख रही हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है सुमित त्यागी। वेलकम टू चहल एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव के इस इंसिडेंट के बाद होने वाला इंपीचमेंट प्रोसेस जो राज्यसभा में इनिशिएट हो चुका है। इससे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी हो जाता है कि वो रिमूवल ऑफ द जज का जो पूरा प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसको ध्यान से समझें, उसकी इंट्रिकेसीज को समझें और किन किन कंडीशंस पे ये रिमूवल किया जाता है और क्या इसका प्रोसेस होता है, वो हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंपीचमेंट ऑफ द जजेस हमारा आज का मेन टॉपिक रहने वाला है। द रीजन बीइंग क्योंकि जस्टिस शेखर कुमार यादव के अगेंस्ट एक रिमूवल प्रोसेस इनिशिएट कर दिया गया है राज्यसभा के अंदर। अब हम क्यों इनिशिएट कर दिया गया है, ऑफ कोर्स आपको पता है। ये जो सारे मैंने स्टेटमेंट्स अभी आपको बोला, ये जस्टिस शेखर कुमार यादव के हैं। और मैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी हैं उनके जो शायद कैमरे पे बोलने में मुझे शर्म आ जाएगी, इसलिए मैं शायद उन टर्म्स को मैं यूज करना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन बहुत ही एक सीरियस एस्पेक्ट्स निकल के आए हैं सामने कि जजेस का ऐसा बिहेवियर कहीं ना कहीं हमारी जुडिशियल सुप्रीमेसी या कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को भी पर भी सवाल खड़े करता है कि क्या सच में हमारी जुडिशरी हमारी राइट्स को सेफगार्ड कर पाएगी, माइनॉरिटी राइट्स को सेफगार्ड कर पाएगी। और अगर ऐसा बायस दिखेगा तो क्या जुडिशरी पर भरोसा किया जा सकता है। तो बेहतर यही है कि ऐसे जज को जुडिशरी का हिस्सा फिलहाल के लिए ना बनाया जाए, उनके ऊपर थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं और जिससे एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया जाए, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाए कि जस्टिस जो जजेस हैं वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी अकाउंटेबिलिटी को बेटर तरीके से समझें और जब वो पब्लिक इवेंट में जाके कुछ बोलें तो उसको उनको पता रहे कि इसका कोई नॉर्मल इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसका एक मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है और उसे कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से भी देखा जाएगा। तो हम वापस बोलते हैं, अपोजिशन जो है हमारी इंडी अलायंस, जिसे हम इंडिया ब्लॉक बोलते हैं, उन्होंने सारी पार्टीज ने राज्यसभा के अंदर एक इनिशिएशन दिया है, एक मोशन स्टार्ट किया है किसको इंपीच करने का, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव को। किस लिए इंपीच करने की शुरुआत की गई है, उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स जो उन्होंने एक विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के इवेंट में, एक राइट विंग इवेंट में उन्होंने बोले थे। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है इलाहाबाद हाई कोर्ट से और फिलहाल के लिए यहां आपको 38 देख रहा है, लेकिन अभी रिसेंट न्यूज के हिसाब से 60 लोगों ने, 60 एमपीज ने एक जो बेसिकली हम नोटिस होता है जो हम स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन को प्रोवाइड करते हैं, वो उस पर साइन कर दिए हैं। मतलब रिमूवल प्रोसेस की शुरुआत राज्यसभा में जस्टिस शेखर कुमार यादव की हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले इस केस से थोड़ा सा साइड हटेंगे। अपने लिए जो ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए जो ज्यादा जरूरी है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट, उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इंपीचमेंट आखिर किस बेसिस पर किया जाता है। देखिए, यहां टर्म आपको इंपीचमेंट देखने को मिल रहा है पर यह कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है। न्यूज़पेपर में भी आपको टर्म जो यूज होता हुआ दिखेगा वो इंपीचमेंट होता हुआ दिखेगा, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंपीचमेंट टर्म केवल प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए यूज किया जाता है। जब हम जजेस को रिमूव करते हैं तो जो टर्म हम यूज करते हैं वो होता है रिमूवल। तो रेदर देन यहां इंपीचमेंट प्रोसेस की जगह हम रिमूवल प्रोसेस यूज करें तो वो टेक्निकली और कॉन्स्टिट्यूशनली ज्यादा सही होगा। बट हमने ये टर्म इसलिए यूज किया है क्योंकि जिस न्यूज से हम ये चीज पिक करने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी न्यूज़पेपर, जितनी मीडिया आपको कवर करती हुई दिखती है, वो टर्म इंपीचमेंट यूज करती है। क्यों? शायद उसकी ग्रेविटी रिलेटिवली ज्यादा है व्हेन इट कंपेयर टू द टर्म रिमूवल। बट टेक्निकली आप यहां रिमूवल टर्म यूज करेंगे जब भी आपसे पेपर के अंदर या मेंस आंसर राइटिंग में आप इस टर्म को यूज करने वाले हैं, इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले जरूरी हो जाता है यह समझना कि भाई किस ग्राउंड पर, क्या कंडीशंस हैं, क्या ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर जज को रिमूव किया जा सकता है। सबसे पहला जो हमें ग्राउंड देखने को मिल रहा है वो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, दूसरा है इनकैपेसिटी।
तो हम डायरेक्टली बोलते हैं कि अगर जजेस का रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट करना है तो उसका ग्राउंड क्या होना चाहिए? ग्राउंड होना चाहिए प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाला पर्सपेक्टिव जजेस के केस में अप्लाई नहीं होता है, सिंगल कंडीशन है, सिंगल ग्राउंड है, दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अब इन दोनों टर्म्स के मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब है कि अगर कोई भी जज अनएथिकल कंडक्ट करता हुआ पाया जाता है, जैसा अभी जस्टिस शेखर कुमार यादव के केस में आपको देखने को मिल रहा है, इसे किसी भी तरीके से एथिकल या मोरल स्टेटमेंट नहीं कहा जा सकता जो उन्होंने वीएसपी के इवेंट में दिए हैं। दूसरी चीज, अगर वो करप्शन में चार्जेस में फंसे हुए दिखते हैं, साथ में अगर वो किसी भी तरीके से जुडिशरी की इंटीग्रिटी को इंपैक्ट करते हैं, और इस यादव जी के स्टेटमेंट से आपको जुडिशरी की इंटीग्रिटी जो है वो इंपैक्ट होती हुई भी दिख रही है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? द वे यू थिंक, द वे यू स्पीक, द वे यू एक्ट, ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए? सिनर्जी में होनी चाहिए। तो जुडिशरी एक तरफ अपने आप को बताती है सेक्युलरिज्म का रखवाला, हमारी फंडामेंटल राइट्स का रखवाला, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरी तरफ आपके जुडिशरी के ही एक मेजर स्टेक होल्डर, जुडिशरी के एक मेजर जज ऐसे स्टेटमेंट जब देते हैं तो जुडिशरी की इंटीग्रिटी पर भी सवाल उठाया जा सकता है। इंटीग्रिटी को आप हिंदी में सत्यनिष्ठा की तरह देख सकते हैं। इनकैपेसिटी का मतलब होता है अगर जज की फिजिकल कैपेसिटी नहीं है या मेंटल कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी ड्यूटीज को पूरी तरीके से निभा सके, तो उस केस में भी जज का रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब है करप्शन, अनएथिकल कंडक्ट, इंटीग्रिटी ऑफ द जुडिशरी को अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है, और साथ के साथ ऐसे एक्शंस जो किसी भी तरीके से जुडिशरी की जो इमेज है, जो जुडिशरी का स्टेटस है, उसको डिमीन करने की कोशिश करते हैं। जितना भी प्रोसेस है, ये जो हमारा रिमूवल प्रोसेस हमें जजेस का देखने को मिलता है, जो पूरा प्रोसीजर हमें जजेस का रिमूवल का देखने को मिलता है, इसे मेंशन किया गया है जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। तो अगर आप सोर्स देखा जाए, व्हाट इज द सोर्स, किस तरीके से प्रोसीजर डिसाइड किया गया, तो दैट वाज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, रेदर इट वाज अकॉर्डिंग टू जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968, जिसमें पूरी तरीके से रिमूवल प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग आज आपको ये रिमूवल प्रोसेस चलता हुआ दिखता है और होता हुआ भी दिखेगा। अब ये जजेस के रिमूवल का मोशन का तरीका क्या है? देखिए, जजेस के रिमूवल के लिए किसी भी हाउस में, इधर राज्यसभा और लोकसभा, कहीं से भी इस रिमूवल प्रोसीजर का इनिशिएशन हो सकता है। या तो आप लोकसभा से शुरू कर दो उसे, या फिर आप राज्यसभा से इशू कर दो। शुरू कहां से करना है, मतलब उसमें प्रोसीजर क्या होगा? अगर लोकसभा में आप जा रहे हो तो उस रिमूवल प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट आपको 100 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होगा। लेकिन अगर यह शुरुआत होती है राज्यसभा में तो वहां आपको एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होगा। मतलब लोकसभा में नंबर्स आर मोर, तो आपको वहां 100 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए उस रिमूवल प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए। राज्यसभा में 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। यह पहला स्टेप है इस रिमूवल प्रोसेस का, इंपीचमेंट प्रोसेस का। इस 100 लोगों के सपोर्ट के साथ या राज्यसभा में 50 लोगों के सपोर्ट के साथ आप एक 14 दिन का 14 डेज का नोटिस देते हो लीडर ऑफ द हाउस, लीडर इन द सेंस जो चेयरमैन ऑफ द हाउस है, बेसिकली राज्यसभा चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर, जो भी हेड ऑफ द हाउस है उसको आप 14 दिन का नोटिस प्रोवाइड करोगे विद द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स इन राज्यसभा एंड 100 मेंबर्स इन लोकसभा। जस्टिस यादव के केस में दोनों ही जगह, लोकसभा में भी इनिशिएट किया गया है और राज्यसभा में भी इनिशिएट किया गया है, लेकिन राज्यसभा में जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आप अचीव कर चुके हो। आपको नंबर चाहिए था 50 इनिशिएशन के लिए, 60 मेंबर्स का सपोर्ट आता हुआ दिख चुका है। इसका मतलब रिमूवल प्रोसेस अगले टाइम के अगले रास्ते की ओर या अगले कदम की तरफ बढ़ सकता है। जस्टिस यादव के केस में यह मोशन जो इनिशिएट किया गया था लोकसभा में, इट वाज बाय आगा सईद रूहुल्ला, जो रूहुल्ला मेहदी, ये एनसीपी के एमपी हैं। साथ ही साथ ये राज्यसभा में इंडिपेंडेंट एमपी जो है कपिल सिब्बल, उन्होंने इनिशिएट किया था। और मोस्ट प्रोबेबली अब ये इनिशिएशन जो आपको देखने को मिलेगा ये राज्यसभा से ही देखने को मिलेगा, राज्यसभा में ही आपको ये रिमूवल प्रोसेस कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। इसके बाद क्या होगा? अगर 14 डेज का आपने ये नोटिस दे दिया, 14 डेज का नोटिस स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन के पास पहुंचा, उन्होंने उस नोटिस को एक्सेप्ट किया, और अगर वो नोटिस एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो राज्यसभा चेयरमैन या लोकसभा स्पीकर एक कमेटी फॉर्म करते हैं। कमेटी फॉर्म करते हैं किस लिए? वो जो चार्जेस लगाए गए हैं जज के ऊपर उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो हम क्या देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप? पहले में रिजोल्यूशन 14 दिन के नोटिस के साथ स्पीकर के पास चला गया है या राज्यसभा चेयरमैन के पास चला गया है, उस रिजोल्यूशन के उस नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया गया है। एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी किस लिए बनाई गई है? जिससे वो जो प्रूव्ड इनकैपेसिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के जो चार्जेस लगाए हैं आपने जज के ऊपर, उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सके।
जैसे ही स्पीकर ऑफ लोकसभा उसकी एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी। इसमें 3 लोग होंगे। पहले होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे होंगे सुप्रीम कोर्ट के, या फिर उनकी जगह कोई सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर चीफ जस्टिस के अगेंस्ट ही रिमूवल प्रोसेस चल रहा है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जज पिक्चर में आता हुआ दिख जाएगा। लेकिन पहले मेंबर आपको क्या दिखेंगे, या तो सीजेआई या फिर सुप्रीम कोर्ट जज। दूसरे आपको देखने को मिल रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और तीसरे आपको देखने को मिल रहे हैं कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। इन्हें अपॉइंट कौन करेगा? अगर लोकसभा में है तो स्पीकर अपॉइंट कर रहे हैं इस कमेटी को, और अगर राज्यसभा में है तो चेयरमैन अपॉइंट कर रहे हैं इस कमेटी को। तो मैंने क्या बोला, 3 मेंबर कमेटी बनी है, सीजेआई होंगे उसमें, या फिर सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट जज। सेकंड मेंबर कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ किसी चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट, और स्पेसिफिकली अगर वो कंसर्न उसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट की हो जिस के जज के अगेंस्ट वो केस चल रहा है, अगर वो हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट है तो ज्यादा बेटर वही है। तीसरे होंगे एमिनेंट ज्यूरिस्ट, कोई भी ऐसा इंसान जिसे लीगल इल्यूमिनरी माना जा सकता है, जिसे लीगल नॉलेज का जिसके पास लीगल नॉलेज है और उसे एक लीगल एक्सपर्ट माना जा सकता है, राइट। तो दिस इज द सेकंड स्टेज। जब ये कमेटी बनेगी, इसमें इस कमेटी का करना है काम इन्वेस्टिगेशन कि जो चार्जेस लगे हैं ये ठीक लगे हैं या नहीं लगे हैं। कमेटी रेस्पॉन्सिबल होती है फ्रेम करने के लिए उन चार्जेस को और एक इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए जो जज के ऊपर लगाए गए हैं। ये जो प्रूव्ड इनकैपेसिटी में, अगर इनकैपेसिटी वाले एस्पेक्ट में आपको देखने को मिल रहा है कि वो मेंटल इनकैपेसिटी है, कि मेंटली इल है या इनकैपेबल है जज अपनी ड्यूटी फॉलो करने के लिए, तो उस केस में आप एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करा सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि फलाना फलाना जज की भाई एक मेडिकल एग्जामिनेशन करो, ये चेक करने के लिए कि भाई की बुद्धि ठीक चल रही है या फिर नहीं चल रही है। ये कमेटी एम्पावर होती है कि ये अपने ही प्रोसीजर्स को खुद रेगुलेट करे, साथ के साथ विटनेसेस को बुला सके, गवाहों को बुला सके, और एक क्रॉस एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करा सके। क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ द क्लेम्स, जो विटनेस आके बोल रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले अगर मेंटल इनकैपेसिटी है तो मेडिकल एग्जामिनेशन का राइट है कि कमेटी मांग सकती है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जज जिसके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं। दूसरा, ये पूरी तरीके से अपना प्रोसीजर रेगुलेट करने के लिए एम्पावर्ड है, ये विटनेसेस को बुला सकती है, ये क्रॉस वेरिफिकेशन करा सकती है, और साथ के साथ मेजॉरिटी ऑफ द जो इंक्वायरी चल रही है उसके लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमस आपको ये बॉडी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक लॉयर भी अपॉइंट किया जा सकता है जो कमेटी को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा पहले भी देखा गया है। जस्टिस वी रामास्वामी 1993 में इनके अगेंस्ट राज्यसभा के अंदर एक रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट किया गया था, जहां इंदिरा जयसिंह जो हैं वो कमेटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉयर की तरह अपॉइंट की गई थी। मतलब कमेटी का खुद का लॉयर भी हो सकता है और वो कमेटी को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे वो उनके चार्जेस को या उनकी इन्वेस्टिगेशन को जस्टिफाई कर सके। अब यहां एक चीज देखने को मिल रही है कि अगर कमेटी जज लॉयर अपॉइंट कर सकती है तो क्या जज भी कर सकता है? देखिए, आपको यह भी समझना होगा, जिस जज के अगेंस्ट ये रिमूवल प्रोसेस चल रहा है उसे पूरी तरीके से मौका दिया जाएगा खुद को डिफेंड करने का। या तो वो खुद डिफेंड कर सकते हैं, रिटन डिफेंस अपना दे सकते हैं कमेटी को, या फिर वो खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लॉयर भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो कमेटी तो लॉयर अपॉइंट कर ही रही है, वो जो जज है जिनके अगेंस्ट रिमूवल प्रोसेस चल रहा है वो भी रिटन डिफेंस देंगे अपना, और साथ के साथ एक लॉयर को भी अपॉइंट करेंगे जिससे वो उनको डिफेंड कर पाए। राइट, आगे बढ़ते हैं। कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कमेटी ने इन्वेस्टिगेट कर लिया है। जब कमेटी की फाइंडिंग्स सामने आएंगी, अगर इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है, कमेटी अपनी फाइंडिंग्स किसके सामने रखेगा? देखो जी स्पीकर साहब, आपने हमसे कहा कि सामने वाले जज के बारे में पता करके बताओ कि भाई के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो सच्चे हैं झूठे हैं। तो ये रही हमारी फाइंडिंग्स, अब जिम्मेदारी आपकी। अगर जज को जो बेसिकली जो कमेटी की फाइंडिंग है उसमें यह पता चलता है कि भाई जज हमारा जबरदस्ती फंसा दिया गया है, भाई की कोई गलती नहीं है, अगर जज को गिल्टी नहीं फाउंड किया जाता है तो उस केस में रिमूवल प्रोसेस देन एंड देयर खत्म हो जाता है। उसके आगे कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई प्रोसेस, कोई रिजोल्यूशन पास नहीं किया जाएगा। अगर इसका आसान भाषा में अगर कमेटी को लग गया कि भाई फॉल्स चार्जेस हैं, जज की कोई गलती नहीं है, जज हमारा सीधा लड़का है, जज हमारा सीधा आदमी है, तो ऐसे केस में आपको वो रिमूवल प्रोसेस वहीं खत्म होता हुआ दिख जाएगा, उसके आगे कोई प्रोसेस होता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर कमेटी को लगता है कि जज गिल्टी है तो आप उसे मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी किसी भी बेस पे अगर उसे लगता है कि हाँ भाई जज के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे वो ठीक लगाए गए थे, तो एक रिपोर्ट टेबल की जाएगी हाउस के अंदर और एक मोशन पास किया जाएगा, जिसके बाद प्रेसिडेंशियल एड्रेस होगा दोनों हाउसेस में जो जजेस के रिमूवल की बात करेगा। बड़े ही शॉर्ट में मैंने आपको यहां लिखा हुआ जो था वो बता दिया, अब जरा इसे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, कमेटी की रिपोर्ट आ गई, कमेटी ने उस जज को गिल्टी मान लिया, उसका रिटर्न डिफेंस को एक्सेप्ट नहीं किया।
डायरेक्टली रिजोल्यूशन पास नहीं होता जैसा यहां लिखा हुआ दिख रहा है। पहले क्या होगा, अगर कमेटी की रिपोर्ट ने जज को गिल्टी माना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर जज को बोलेगा देख भाई रिजाइन कर दे, इससे पहले कि रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो। तेरे को गिल्टी तो पाई लिया इन्वेस्टिगेटिव कमेटी ने, तो इससे अच्छा है कि नाम बदनाम कराने से अच्छा है कि खुद ही रेजिग्नेशन देके निकल ले। लेकिन अगर जो सर्टेन जज है जिसके अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसको ऐसा लगता है कि वो निर्दोष है और वो रेजिग्नेशन देने से मना करता है, तो सीजीआई सबसे पहले जिस भी हाई कोर्ट में वो फंक्शन कर रहा होगा उसके चीफ जस्टिस को बोलेगा कि भाई को अगला केस नहीं देना है, जब तक इसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है इसको कोई केस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और इवेंचुअली उसके बाद सीजीआई स्पीकर को बोलेगा कि जी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोला जाए कि एक मोशन पास किया जाए जिससे इस जज को रिमूव किया जा सकता है। मतलब रिमूवल प्रोसेस के मोशन जो पार्लियामेंट में पास होते हुए दिखते हैं आपको लोकसभा और राज्यसभा में, उससे पहले चीफ जस्टिस पर्टिकुलर जज को बोलेगा, रेजिग्नेशन को ऑफर देगा। जज नहीं मानता है तो चीफ जस्टिस सेड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बोलेगा इसे आगे और कोई केस नहीं दिए जाएंगे, और फिर पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बोलेगा कि इस जज के रिमूवल के लिए मोशन इंट्रोड्यूस किया जाए सेड हाउस में, जिस भी हाउस में वो इनिशिएट हुआ है, इधर लोकसभा और राज्यसभा। स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा को बेसिकली अपील इंफॉर्म किया जाता है और राज्यसभा केस में चेयरमैन को, जो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। अब ये जो मोशन पास किया जाएगा इसमें मेजोरिटी कितनी चाहिए? इसमें मेजोरिटी चाहिए 368 वाली स्पेशल मेजोरिटी। और 368 वाली स्पेशल मेजोरिटी क्या है हमारी? मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। मतलब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249 प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये दोनों आपको साथ में पास करनी होंगी, ये मेजोरिटी अचीव करनी होगी उस मोशन को अचीव करने के लिए। जब आप 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ अचीव कर लोगे तो वो मोशन वहां से पास होता हुआ दिख जाएगा। इवेंचुअली इट विल गो टू द नेक्स्ट हाउस। जो दूसरा हाउस है वहां दोबारा कमेटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां जो चार्जेस लगाए गए हैं जज के ऊपर उन्हें वापस से फिर से रीइन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उनके ऊपर डिस्कशन किए जाएंगे और फिर वापस दूसरे हाउस में भी सेम मेजॉरिटी के साथ एक मोशन पास किया जाएगा। और अगर ये दोनों हाउसेज में मोशन पास हो जाता है तब हमें देखने को मिलता है कि आप जज को रिमूव्ड मान लिया जाएगा। प्रेसिडेंट को बोला जाएगा भाई देखो दोनों हाउसेज से मोशन पास हो चुके हैं, नाउ इट्स ऑन टू यू, क्योंकि जो रिमूवल का हक है वो आपके पास है। तो इवेंचुअली फिर प्रेसिडेंट आके उसे रिमूव कर जाएगा। आई गेस आपको क्लियर हो चुकी होगी ये चीज। मैं वापस बोल रहा हूं, सबसे पहले ग्राउंड्स क्या है? प्रूव्ड इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर। दूसरा, इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बनेगी, उसमें 3 मेंबर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट। ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करने के टाइम पे इनके पास काफी ज्यादा पावर्स हैं। ये विटनेसेस को कॉल कर सकते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, अगर मेंटल इनकैपेसिटी देखने को जा रही है तो मेडिकल एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। साथ के साथ ये जज भी एक लॉयर भी अपॉइंट कर सकते हैं जो कमेटी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जज के पास भी पावर होती है कि वो इस कमेटी की इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे अपनी एक रिटन डिफेंस रिपोर्ट सबमिट कर सकता है। अगर कमेटी कुछ चार्जेस में ऑल्टर करती है तो एक नई रिपोर्ट भी डिफेंस में भेज सकता है। और खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए जज जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लॉयर भी अपॉइंट कर सकता है। अगर कमेटी ने माना कि गिल्टी है तो रिमूवल प्रोसेस आगे चलेगा। अगर कमेटी ने माना गिल्टी नहीं है तो वो अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सबमिट करेंगे कि भाई दीज आर आवर फाइंडिंग्स, कोर्ट जज इज नॉट फाउंड गिल्टी, तो इसका मतलब रिमूवल प्रोसेस वहीं खत्म। इफ जज इज फाउंड गिल्टी देन सीजेआई जज को बोलेगा भाई रिजाइन कर दे। जज नहीं माना तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को बोलेगा, जिस हाई कोर्ट से वो बिलोंग करता है। जैसे शेखर कुमार यादव के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बोला जाएगा कि यादव जी को अब कोई केस नहीं मिलेगा जब तक ये रिमूवल प्रोसेस चल रहा है, अगर इन्वेस्टिगेटिव कमेटी ने उन्हें गिल्टी मान लिया तो। उसके बाद लोकसभा या राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजोरिटी दैट इज मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, एक मोशन पास किया जाएगा। और अगर दोनों ही हाउसेज में यह मोशन पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट फाइनली जज को रिमूव कर देगा। आज तक भारत के अंदर एक भी जज को इस प्रोसेस से रिमूव नहीं किया गया है। ऑफ कोर्स हमारे सामने ऐसे केसेस हैं जिनके अगेंस्ट रिमूवल की प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई हैं, लेकिन रिमूव आज तक किसी को नहीं किया गया है। लेकिन हम वो केसेस देखते हैं जहां हमें ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले जस्टिस वी रामास्वामी का केस है 1993 में। ये पहला इंपीचमेंट अटेम्प्ट था किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज के अगेंस्ट। इन्हें बोला गया था फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी के लिए। बेसिकली जब ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे
तो इनको बोला गया है कि इन्होंने अपने जो पर्सनल रेजिडेंस था उस पर भर के खर्चा किया है, इतना खर्चा किया है कि जो इनकी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं था, वो सारा पैसा किसका था? सरकार का था। तो इनको पर करप्शन के चार्जेस लगाए गए, लेकिन कमिटी ने तो बोला कि हां यार ये गिल्टी हैं, लेकिन जो इनके अगेंस्ट मोशन निकाला गया जिसमें हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी, वो पास नहीं हुआ और अगले साल ये खुद ही रिटायर हो गए, तो रिमूवल प्रोसेस खत्म हो गया वहीं के वहीं। 2015 में एक और केस आता हुआ दिख रहा है जिसमें हम देख रहे हैं जस्टिस एसके गेंगेले, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज हैं, इनके अगेंस्ट इंपीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में। और सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में जब इनके ऊपर लगाए गए, अच्छी बात यह है कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस बोगस निकले, झूठे निकले, और जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने 2017 में इन्हें इस चार्जेस से फ्री कर दिया, और जब इन्हें गिल्टी नहीं माना गया तो इनका रिमूवल प्रोसेस वहीं खत्म कर दिया गया। 2017 में एक और केस हमें देखने को मिल रहा है सीवी नागार्जुन का। ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज हैं, इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि इन्होंने एक दलित जज को विक्टिमाइज किया है, उसके अगेंस्ट कास्टिस्ट स्लर्स बोले हैं, और साथ के साथ इनके ऊपर करप्शन के भी चार्जेस लगे हुए थे। इंपीचमेंट मोशन इनका फेल हो जाता है, और एमपीज जो हैं जिन्होंने साइन किया था इनके अगेंस्ट इनको रिमूव करने के प्रोसेस में, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, जिसकी वजह से रिक्वायर्ड नंबर आपको नहीं पहुंचता हुआ दिखता है, मोशन अचीव हो ही नहीं पाता है, तो इनका भी रिमूवल प्रोसेस वहीं खत्म हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर जस्टिस शेखर कुमार यादव को रिमूव किया जाता है या फिर इनके अगेंस्ट सारी कंडीशंस फुलफिल कर ली जाती हैं, तो ये एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, एक नया रिकॉर्ड हासिल करेंगे। ये भारत के पहले ऐसे जज बन जाएंगे जिन्हें इस रिमूवल प्रोसेस से रिमूव किया गया है। कंसिडरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स जो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करे हैं, आपके सामने एक एमसीक्यू है, प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। द क्वेश्चन इज which of the following statement about the impeachment process of the judges in India? हमें ढूंढना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द impeachment process can be initiated in either लोकसभा और राज्यसभा, यह भी अभी हमने डिस्कस किया है। सेकंड, फॉर अ मोशन टू सक्सीड द कमिटी इन्वेस्टिगेटिंग द चार्जेस अगेंस्ट द जज मस्ट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द जुडिशरी ओनली, यह भी आपके लिए एक एस्पेक्ट है। आपको पता है कमेटी की मेंबरशिप क्या है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पासेस द ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ द जज इफ द इंपीचमेंट मोशन सक्सीड्स इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अनदर, इसको भी डिस्कस किया है अभी हमने। फोर्थ पॉइंट इज द इंपीचमेंट प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 50 मेंबर्स इन राज्यसभा। वेरी क्लियर कट एंड वेरी स्ट्रेट स्टेटमेंट। आपको इसमें से चूज करना है सही कौन सा है। ऑप्शंस आर 1 and 3, 1, 3, 4, 2 and 4 and 1, 2, 3, 4। प्लीज लेट अस नो बाय कमेंटिंग डाउन द वीडियो, या फिर आप कमेंट्स में जवाब अभी भी बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। डू टेल अस इन द कमेंट्स, हम कमेंट्स में आपको रिप्लाई भी करेंगे अबाउट द राइट आंसर। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, एंड आई गेस आपके लिए जो ये रिमूवल प्रोसेस है, ये जो इंपीचमेंट प्रोसेस है जज का, ये क्लियर हो चुका होगा। और जब भी मैं उम्मीद करता हूं आपके सामने कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, गलती नहीं करनी चाहिए आपको, गलती मत कीजिएगा। Thank you for all the efforts and thank you for being patient and listening to me. Subscribe to our YouTube channel, that is Chahal Academy. Thank you so much guys and have a good day.